जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। पिछली कक्षा में हमने मौर्य वंश के बारे में पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुंग वंश के बारे में। देखिए, शुंग वंश जो है वह 185 बीसी से लेकर 73 बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट, बीसी मतलब गाली नहीं है, बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। 185 वर्ष से लेकर 73 वर्ष पूर्व तक यह इस शुंग वंश जो है चला था। मतलब 185 वर्ष बचे थे जब यह वंश चालू हुआ और 73 वर्ष बचे थे ईसा मसीह जी को जन्म लेने में, जब शुंग वंश का खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि जो वंश है इसने पूरे 112 वर्षों तक शासन किया। देखिए, मगध पर जो शासन करने वाला यह पहला ब्राह्मण वंश था, ठीक है। जिस प्रकार से जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ मौर्य वंश के, वो सेना का निरीक्षण करने के लिए उनके साथ उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग गए और पुष्यमित्र शुंग ने सेना के निरीक्षण के दौरान उनकी जो है घोप कर पीछे से हत्या कर दिया, ठीक है। उसकी हत्या करने के पश्चात इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने अपने नाम पर शुंग वंश का शुंग वंश की स्थापना की थी। यह मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण वंश था, ठीक है। पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था और ब्राह्मण वंश था, ठीक है। और ये जो पुष्यमित्र शुंग थे वो स्वयं पहले बहुत बड़े कट्टर ब्राह्मण थे, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई पटना को यानी कि पाटलिपुत्र को, और द्वितीय राजधानी भी इन्होंने बनाई। 2 राजधानी था, द्वितीय राजधानी थी विदिशा, ठीक है। बाद में पूरी तरह से विदिशा इन्होंने शिफ्ट कर लिया था। ये विदिशा जो कि बेसनगर, जिसे मध्य प्रदेश के नाम से आजकल जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पूरा इलाका विदिशा के नाम से उस समय जाना जाता था। ये कट्टर ब्राह्मण थे, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से ये ब्राह्मण थे। इन्होंने अकेले 36 वर्षों तक शासन किया है। 112 वर्ष जो शुंग वंश चला उनमें 36 वर्षों तक अकेले पुष्यमित्र शुंग जी ने शासन किया था। पुनः इन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की थी। वैदिक धर्म के बाद जो है जो वैदिक काल चला था, वैदिक काल के पश्चात फिर है भारत में बौद्ध धर्म और अनेक जो छोटे बड़े धर्म थे तो वो उनका फिर भारत में प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से हुआ था। लेकिन उसके पश्चात जब पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, वो जब सत्ता में आए तो उन्होंने फिर से वैदिक धर्म की स्थापना इन्होंने किया। तो वैदिक धर्म की स्थापना का पुनः श्रेय इन्हीं को जाता है। यह वंश 112 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। इन्होंने बौद्ध मठ और बौद्ध स्तूप, बहुत सारे जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध स्तूप थे, उनको ध्वस्त कर दिया, उनका विनाश कर दिया था। इसी कारण से इन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी शासक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है कि इन्होंने ध्वस्त किया था? तो इसका प्रमाण मिलता है दिव्यावदान नामक पुस्तक से, ठीक है। हालांकि इन्होंने उस समय बहुत सारे बौद्ध मठों का निर्माण भी कराया था, ठीक है। अब इनकी मर्जी थी, ये राजा थे, जिसका निर्माण कराना है उसका निर्माण करवा देते थे, जिसका ध्वस्त करना है उसका ध्वस्त कर देते थे। क्या ही कर सकते हैं, वापस तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है। इन्होंने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप जो है वह तांबा का जो वहाँ पर मतलब जो भी मध्य प्रदेश का जो सांची स्तूप है उसमें जो खिड़कियाँ लगी थी उनमें उन्होंने तांबे की खिड़कियाँ लगवाई, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप था उसमें खिड़कियाँ जो थी उसमें मस्त, जैसे आजकल शीशा वगैरह लगवा दिया जाता है उसी प्रकार से उस समय तांबे की खिड़कियाँ लगवाई थी, ठीक है। इन्होंने सांची व भरहुत स्तूप जो है उसका आकार जो है वो दोगुना करा गया था। आज अगर हम मध्य प्रदेश जाकर सांची स्तूप और भरहुत स्तूप को देखें तो उनका जो आकार मिलता है वो पहले इसका आधा हुआ करता था, इसको दोगुना किया गया पुष्यमित्र शुंग के काल में। तो जो वर्तमान में आकार देखा जाता है वो पुष्यमित्र शुंग के काल का है, ठीक है, कार्यकाल का है। इसका मतलब ये नहीं है कि कट्टर मतलब ब्राह्मण तो थे लेकिन कट्टर दूसरे धर्मों के विरोधी नहीं थे। भले ही कुछ बहुत सारे बौद्ध धर्म के जो मठ हैं, स्तूप हैं, इनको ध्वस्त किया था, लेकिन इन्होंने स्तूप बनवाया भी था, बहुत सारे धार्मिक कार्य भी इन्होंने किए थे, ठीक है, खुद बौद्ध धर्म के लिए। इन्होंने बौद्ध पुस्तक इनके जो शासनकाल है, इनके शासनकाल के समय में बौद्ध ग्रंथ है, बहुत ही फेमस जातक ग्रंथ जिनसे कहा जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म का पुस्तक है जातक ग्रंथ, उसकी रचना की थी। इसके समय में संस्कृत के महाविद्वान पाणिनि ने जन्म लिया था और उन्होंने अष्टाध्याय की रचना की थी। अष्टाध्याय जो कि एक व्याकरण का ग्रंथ है, ठीक है, इसकी रचना पाणिनि ने की थी। मनु ने उस समय मनु स्मृति लिखा था, गार्गी ने उस समय गार्गी संहिता लिखा था। सोचिए इनके समय में कितने महान महान व्यक्ति भी इनके साथ जन्म लिए, खुद इतने बेहतरीन शासक भी रहे थे, ठीक है। जिनसेन ने हरिवंश की रचना की थी, ठीक है। बौद्ध चैत्य भवन का भी इस समय निर्माण हुआ था, ठीक है। 2 प्रमुख युद्ध इसके समय हुए थे, एक है विदर्भ का युद्ध और एक है यूनान का युद्ध। विदर्भ का युद्ध जो है उसे पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र शुंग के माध्यम से इनको दबा दिया था, और दूसरा था यवन आक्रमणकारी का युद्ध। जो यवन आक्रमणकारी का युद्ध है वह दो बार हुआ था, यवन आक्रमणकारी का युद्ध। तो पहले देखते हैं विदर्भ का युद्ध। विदर्भ का युद्ध जो है ना वह इसकी चर्चा कहाँ पर मिलती है? तो कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्र, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम जो है, जो कि विदर्भ की राजकुमारी
ये जो थी मालविका और जो है विदिशा के नरेश, विदिशा में इनको राज्य दे दिया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को विदिशा का राजा बना दिया था। तो उस समय विदिशा के राजा थे पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र और मालविका की दोनों की फिल्म कहानी जो है प्रेम प्रसंग वो कहलाता है। उसे लिखा है कालिदास ने, मालविका अग्निमित्रम। प्रेम करो ऐसा तो कि कालिदास जैसे को भी आपके प्रेम प्रसंग पर एक नाटक लिखना पड़ जाएगा। यह है एक नाटक है, विधा है नाटक का, ठीक है, लेकिन ये सच्ची घटना पर आधारित है। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है। उसमें पता चलता है कि जब अग्निमित्र ने जो थे वो पहले से शादीशुदा थे, धारणी नाम की उनकी जो पत्नी थी, ठीक है, और जब उन्होंने जब मालविका को देखा तो उन पर मंत्रमुग्ध हुए और उसके बाद विदर्भ गए, जिन्हें बरार कहा जाता है, ठीक है। बरार में वे जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो आपसी उत्तराधिकार का वहाँ संघर्ष चल रहा है और यही पहला युद्ध था, विदर्भ का युद्ध। इस उत्तराधिकार का युद्ध जो चल रहा था इसका फायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, अग्निमित्र के नेतृत्व में पुष्यमित्र शुंग ने सेना भेजी और उस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग ने उठाकर पटका पूरे विदर्भ वालों को, ठीक है, मतलब अपने साले साखों को बहुत जबरदस्त धुलाई की और फिर उसमें युद्ध में विजयी हुए। अशोक के वंशज थोड़ी न थे, कुणाल, दशरथ, बृहद्रथ, भौंदी, मर गए, ऐसा टाइप के एकदम बेहतरीन। इनका नाम सुनो, पुष्यमित्र शुंग, और इनके बेटे का नाम अग्निमित्र शुंग, ऐसा व्यक्ति जिनके नाम पर पूरा एक ग्रंथ जैसा पूरा नाटक लिख दिया गया, ठीक है। तो ऐसे बहादुर थे इन्होंने। उस समय जो चल रहा था इनके उत्तराधिकार का संघर्ष का जो चल रहा था विदर्भ में, उसका फ़ायदा उठाकर इन सबको पटक कर मारा और इनके जितने भी चचेरे भाई थे उनमें सब में बांट दिया, ठीक है। और मालविका जो थी उसके बाद फिर शरण लेने के लिए दूसरे देश भटकते चली गई थी और खुद अग्निमित्र के विदिशा में आ गई थी, ठीक है। विदर्भ भी पूरी तरह जीत कर उनका हो ही गया था, भले ही दान दे दिए थे वो अलग बात है। तो जो मालविका थी वो एक नृत्यांगना के पास, मतलब नृत्य सिखाने वाले जो गुरु जी थे, डांस टीचर, उनके पास फिर वो डांस वगैरह जो है सीखने लगी, ता थे तथा थे वाला। तो उसके बाद फिर डांस सीखते सीखते जो है इन्होंने अग्निमित्र के दरबार में भी डांस करना शुरू कर दिया। तो अग्निमित्र ने समझा कि एक नृत्यांगना है, फिर भी इनके नृत्य पर और ये इनकी शारीरिक सुंदरता पर मोहित नहीं हुए, इनके नृत्य पर और इनके आचार व्यवहार पर जो है अग्निमित्र जो है मोहित हुए थे मालविका पर। तो लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि ये विदर्भ की राजकुमारी थी, जिनको ठोका है ना उनकी सबकी ये बहन थी, ठीक है। तो फिर इन्होंने भी इनकी जो पत्नी थी धारिणी, इन्होंने भी बहुत सारा मतलब षड्यंत्र किया कि ये दोनों मिल ना पाए, लेकिन लास्ट में वीरा वेदना, एक्शन ड्रामा सब चीज़ हुआ, ट्रेजेडी वगैरह, लेकिन लास्ट में ये दोनों मिल गए। ये सब चर्चा है मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तक में। इसके समय पे 2 यवन आक्रमण हुए थे। पहला यवन आक्रमण जो था वह डेमेट्रियस ने किया था, दूसरा यवन आक्रमण था वह मिनांदर यानी कि मिलिंद जिसे कहा जाता है उसने किया था, ठीक है। मिलिंद को पटक के मारा और ये जो डेमेट्रियस था दोनों को पटक के मारा, एकदम गजब। किसने मारा? तो ये अग्निमित्र ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग इतने बहादुर थे अग्निमित्र की, पुष्यमित्र शुंग को भेज दिया करते थे, जा बेटा निपटा दे। उसके बाद अग्निमित्र जाते थे और पूरी तरह से परास्त कर देते थे, इनके षड्यंत्रों को, इनके आक्रमण को पूरी तरह से विफल कर देते थे। ऐसा महान होना चाहिए, ठीक है, लड़ाकू। तब ना मालविका जैसी फिदा होगी आप पर, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगी। बेरोजगार हैं और चले जाएंगे आई लव यू बोलने, थोड़ी ना पटेगी हुई, ठीक है। मिलिंद जो है वह मिडांदर कहलाता है। इसको बौद्ध भिक्षुक नाग सिंह ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, ठीक है। बौद्ध भिक्षुक मतलब बौद्ध धर्म का भिखारी नहीं है, बौद्ध भिक्षुक मतलब होता है बौद्ध धर्म को मानने वाला, उसके अनुयायी को बौद्ध भिक्षुक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो वर्ण थे जो अलग अलग, उनके बारे में हमने चर्चाएं कर लिया बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो नागसेन ने मिलिंद को क्या है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और इससे प्रभावित होकर उन्होंने मिलिंद यानी कि मिणांदर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। पुष्यमित्र ने उस समय जो है दोनों युद्ध जीतने के पश्चात पतंजलि के नेतृत्व में फिर 2 अश्वमेध यज्ञ के आयोजन किया था। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र हमारे आराध्य जो है वो अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, उसको यह लव कुश रोक देते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने 2 प्रकार का अश्वमेध यज्ञ कराया था। इनकी राजधानी जो है अश्वमेध यज्ञ कराने के पश्चात पटना से फिर पूरी तरह से द्वितीय राजधानी जो विदिशा थी, तो द्वितीय राजधानी विदिशा में पूरी तरह से इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसे शिफ्ट कर दिया। लेकिन इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जब लड़ने गए कलिंग, तो कलिंग में उनके वहाँ के राजा जो थे खारवेल द ग्रेट, इन्होंने खारवेल ने फिर पुष्यमित्र शुंग को भी हरा दिया था। खारवेल जो है ना, जिन्होंने बृहद्रथ के टाइम पर कलिंग को मगध से मतलब आज़ाद करा लिया था मौर्य साम्राज्य से, बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे खारवेल का चर्चा यूँ ही नहीं किया जाता। उत्कल वाले आज भी इन्हें जय हो दादा खारवेल करके इनका प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसे महान शासक थे, होना भी चाहिए। एक ही समय पे 2-3 महान शासक, खारवेल हो गया, पुष्यमित्र शुंग उनका बेटा अग्निमित्र महान लड़ाके,
ठीक है। तो इस जो राजवंश है शुंग वंश, इसमें कुल 10 शासक हुए थे। 10 शासक जो है 112 वर्षों तक शासन किए थे, ठीक है। और अगर इसमें अकेले देखें तो 36 वर्षों तक पुष्यमित्र शुंग ने ही शासन कर लिया था। इनका जो 9वां शासक थे वे थे भागभद्र, 10वें शासक थे देवभूति। पहले शासक पुष्यमित्र शुंग, दूसरे थे अग्निमित्र शुंग, ठीक है। 9वें थे भागभद्र और 10वें थे देवभूति। भागभद्र जो है उन्हें भाग्यभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में हेलियोडोटस, जो कि यवन व्यक्ति थे, यवन यानी कि यूनानी व्यक्ति, वो हेलियोडोटस इस समय फिर भारत आए थे। इन्होंने भारत आकर भागवत धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म अपना लिया था और विदिशा में भगवान श्री हरि विष्णु मेरे आराध्य के लिए सम्मान में उन्होंने गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण भी कराया था। और उसमें उन्होंने भगवान विष्णु के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, देव देवस्य, यानी कि देवों के देव। जैसे देवों के देव महादेव कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही देवों के देव देव देवस्य, देवों के देवता, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग किया गया। इस राजवंश का जो शिलालेख है, जिसके इस राजवंश की यानी कि जानकारी जो है वह जालंधर यानी कि पंजाब में एक लिपि है वहाँ से मिलती है, पंजाब लिपि, जालंधर लिपि से, ठीक है। इस समय जो है संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग और उनका पूरा वंश ब्राह्मण वंश था और ब्राह्मणों को तो संस्कृत वैसे भी हाई फाई होती है। तो जैसे कि जो भी व्यक्ति आ गया तो अपनी चीज़ों को फिर बढ़ावा देने लगता है। जैसे मैं पहुंच जाऊं अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर तो छत्तीसगढ़ी को राष्ट्रभाषा ही घोषित कर दूं। हालांकि मुझमें इतना समझ है, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन उसी प्रकार से संस्कृत भाषा को उस समय काफ़ी विकास हुआ था। जातक ग्रंथ और मिलिंद पन्हों से इस काल के अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से यह सशक्त था। इस समय के जो 10वें शासक हुए थे देवभूति, ठीक है। इस देवभूति की हत्या कर दी थी वासुदेव नामक उनके जो मंत्री थे उन्होंने। वासुदेव ने फिर इसके स्थान पर कण्व वंश या फिर कण्व वंश का भी स्थापना किया था। इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। यह था सब कुछ शुंग वंश के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।